अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। नून लीग को इस वक्त बड़ी मुनफरिद सूरत हाल का सामना है। पार्टी कायद तकरीबन 4 साल बाद मुल्क वापस आ रहे हैं, लेकिन रीब्रांडिंग के लिए ऑप्शंस महदूद हैं। जो कबूल है वो मकबूल नहीं, और जो मकबूलियत के लिए मुतबादिल बयानियाँ बनाने में दुश्वारी का सामना भी है। इस कशमकश में निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला ने एक क्रिकेट की इस्तिलाह में बयान दिया है, वो जिसमें आप क्रिकेट में कहते हैं कि फंस जाना, बैट्समैन फंस जाता है समटाइम्स। तो नून लीगी तर्जुमानों को जो है ना वो अब थोड़ा सा एक खुल के खेलने, रिलीज शॉट्स खेलने का जो है वो मौका फराम किया अपने एक बयान के ज़रिए। कैसे, ज़रा वो जानिए। हालांकि वज़ीर दाखिला ने नवाज शरीफ को चेयरमैन PTI से मवाजने में सबकत दी थी, मगर सरफराज बुगटी की ये तरजीह भी तनकीद से ना बचा सकी और नून लीग के तर्जुमानों ने उनको हुदूद में रहने का मशवरा दिया, जिस पर बाद में वज़ीर दाखिला को वजाहत देनी पड़ी। लेकिन इस तमाम एपिसोड में वज़ीर दाखिला की एक बात अहम है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब ख़ुद भी गिरफ़्तार होना चाहेंगे। अगर इसको वज़ीर दाखिला की खबर ना भी समझें और तज्ज़िये के तौर पर भी लें तो उनकी बात में वज़न दिखाई देता है, क्योंकि डील का तासुर ज़ायल करने के लिए गिरफ्तारी देना एक अच्छा ऑप्शन है। देखना है कि क्या नून लीग इस पर गौर कर रही है। अमली तौर पर देखें तो एक तरफ शहबाज शरीफ समेत पार्टी के दीगर इलेक्टेबल्स जो हैं वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए की मुखालफत कर रहे हैं। रईस कसर, राना सनाउल्लाह साहब और मुशाहिद हुसैन साहब के जो एतराफ़ी बयानात हैं उन्होंने दी है कि ले देकर जो मुआशी तरक्की और गुड गवर्नेंस का नारा बचा है, जिसकी तहलील साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने भी जो है वो अब कर दी है, और नई जमात देने का उनकी तरफ से इशारा भी मिल रहा है। इन अंदरूनी चैलेंजेस की मौजूदगी में भी अभी तक जो है वो नून लीग बयानिए की हद तक जो हरीफ का तयन नहीं कर सकी है। हालांकि पीपल्स पार्टी ने निगरान हुकूमत को नून लीग की एक्सटेंशन करार दे दिया है और उनको कहा है कि ये इनके लिए तमाम बंदोबस्त कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल पीपल्स पार्टी को हरीफ के तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। पंजाब में असल ख़तरा PTI है और अब अचानक से PTI चेयरमैन को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देने का सवाल भी उठना शुरू हो गया है। अगरचे निगरान वज़ीर आज़म ने इस इम्कान को अप्रिशिएट नहीं किया, लेकिन मदर ऑफ़ ऑल डील्स की क़यास आराइयाँ भी चल रही हैं। कल PTI चेयरमैन और कुछ वर्कर्स को मिलने वाला एक जो शॉर्ट लिव्ड रिलीफ था उसकी हमें झलक दिखाई दी, जो कि मानी खेज है, जो ये याद दिलाती है कि कोई भी ख़ुद को नागुज़ीर ना समझे, क्योंकि सियासी सूरत हाल किस तरफ जा रही है ये समझना बहुत ज़रूरी है। और दोनों तरफ जो है वो हल्के हल्के इशारे मिल रहे हैं। इन तमाम मामलात पर हमने बात करनी है और प्रोग्राम के आखिर में जो है वो हम बात करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, ख़ावर मानिका साहब को कल शाम मुल्क से फ़रार होने की कोशिश करते हुए गिरफ़्तार करके एंटी करप्शन के हवाले किया गया है। इस स्टोरी की तफसीलात भी जो है हम आपके सामने लेके आएंगे एक्सक्लूसिवली कि इसके अंदर क्या हो रहा है प्रोग्राम के आखिर में, और ये तमाम ताने बाने जो है वो किस से जाकर मिल रहे हैं इस गिरफ़्तारी के, और कुछ मज़ीद जो गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं उसके, इस पर भी बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ़ करा दूँ। स्टूडियोज़ में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। निहाल हाशमी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। हाशमी साहब आपका बहुत शुक्रिया। कादर मंदोखेल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। कादर मंदोखेल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के आखिर में मुझे ज्वाइन करेंगे हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं जाहिद गिशकोरी साहब, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म करते हैं, और उनसे ज़रा समझेंगे कि ये जो स्टोरी है ये किस तरफ जा रही है और ये गिरफ़्तारियों के ताने बाने क्या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से जाके मिलते हैं और ये मामला क्या है। तो प्रोग्राम के आगाज़ में मैं ज़रा निहाल हाशमी साहब आपसे बात का आगाज़ करना चाहूँगा। ये जो आप लोग बेसिकली मियाँ साहब जो चाहते हैं वो नहीं हो सकता बज़ाहिर, और जो शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है इसमें एक डील का तासुर हमें हमेशा से नज़र आता है और वो अब भी नज़र आ रहा है। मुझे बताएं कि क्या मियाँ साहब की गिरफ़्तारी वाला मामला होना है और यही विन विन सिचुएशन है, क्या होगा? मतलब मियाँ साहब अपनी गिरफ़्तारी देंगे, नहीं देंगे, क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल भाई, पहले तो आप अपने सवाल को और थोड़ा सा वाज़ेह करते हैं कि मियाँ साहब क्या चाहते हैं। आपने कहा वो क्या चाहते हैं, वो होगा नहीं होगा, तो आप मुझे बताएं कि वो क्या चाहते हैं। फिर मतलब मियाँ साहब तो ये चाहते हैं ना कि मुझे सीधी सीधी मतलब मेरा तो केस ही जाली है, आपकी पार्टी ने जो केस बिल्ड किया सारा वो ये किया, ये तो सिरे से केस ही बोगस है, इसको तो उड़ जाना चाहिए। और इसको जो है वो इसमें ज़मानत अमानत पे तो अभी है ना, इससे पहले तो आप लोग ये कह रहे थे कि मतलब
इसकी भी नौबत क्यों आनी चाहिए? मतलब वो तो केस ही जाली है, मियाँ साहब पाकिस्तान आएंगे तो ऐसी कोई गिरफ्तारी होनी नहीं चाहिए। अगर आप और कहेंगे मैं और वाजे करता रहूंगा, फिर और वाजे करता रहूंगा, आहिस्ता आहिस्ता अगर आप कहेंगे। निहाल हाशमी साहब, मैं आपकी वजाहत समझ गया। मैं सिर्फ आपको अर्ज ये करना चाहूँगा कि पनामा में 452 लोगों का नाम था, उसमें मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं था। पनामा में उनको ट्रायल किया गया और पनामा में उनको सज़ा नहीं दी गई, उनको अहकामा में सज़ा दिया गया और उनके लिए निगरान जज बनाया गया। कट शॉट ये। और उसके बाद सेम केस जो थी वही मरियम नवाज साहबा के पास भी था, उनके ऊपर भी वही चार्ज था। मैं खुद तकरीबन पेशगियों में हाजिर रहा हूँ जब मरियम बीबी की अपील चल रही थी। जिस दिन इरफान कादिर साहब भी आए तो उन्होंने जब टेक ओवर किया उस केस को, तो वहाँ सवाल ये पैदा हुआ था कि ये क्या मियाँ नवाज शरीफ के नाम पे प्रॉपर्टी है? उन्होंने कहा नहीं है। उन्होंने कहा क्या अगर मियाँ नवाज शरीफ के नाम पे नहीं है तो फिर मरियम तो उनकी लीगल हेयर है? तो उन्होंने कहा उनके ऊपर भी नहीं है। कोई एक सबूत, कोई एक चीज़? उन्होंने कहा नहीं, मियाँ नवाज शरीफ का इस फ्लैट से कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई सबूत नहीं है। तो उन्होंने कहा जब मियाँ नवाज शरीफ का ताल्लुक़ और सबूत नहीं है, उन्होंने अगली डेट मांगी, अगली डेट में भी आया, उन्होंने कहा नहीं जी हमने ढूंढा, कोई ताल्लुक़, कोई सबूत नहीं मिला। उन्हें कोई बिजली का बिल दे दे, पानी का बिल दे दे, एक मिनट, अच्छा आप सुन तो लेना, मेरी बात तो सुन ले। मैं आपको बता रहा हूँ ना, जब मरियम को उसी बुनियाद पे, जब मरियम को, अरे आप सुन तो लेना, जब अरे जब वो गिरफ्तारी देंगे या नहीं देंगे? अरे हुजूर आप सुन तो लेना, जब मरियम उस केस में आती है तो नवाज शरीफ भी बरी होंगे। तो ये केस हम जो बिल्ड कर रहे हैं और हम ठीक कर रहे हैं, और तमाम जजेज और उन जजेस ने और उन लोगों ने कहा कि हमने गलत केस बनाया था, ठीक है ना। अब आप आइए कि वो गिरफ्तारी देंगे कि नहीं। ये तारीख शाहिद है कि उनकी अहलिया बीमार थी, बिस्तर मर्ग पे थे, उनको सज़ा दी गई थी। वो अपनी बेटी का हाथ पकड़ते हैं, पाकिस्तान आ जाते हैं और सीधा अडियाला चले जाते हैं। तो उनका तो ट्रैक रिकॉर्ड, इससे पहले भी 12 वो जेल जाते रहे और सालों जेल में रहे। तो ये जेल उनके लिए कोई नई बात नहीं, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहे, कोई नई बात नहीं है। नई बात यह है जो वो अब बात कर रहे हैं कि मुल्क इस तरह से आगे नहीं चल सकता। उन सब का पता करना चाहिए कि 2013 से धरना किसने दिया, किसने दिलवाया। सर वो आप सारा पता कर लीजिएगा। इस मुल्क में पार्टी की है ना, वो कह रहे हैं कि भाई आप 9 महीने, उनकी अपनी राय है, मेरे लीडर नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी मेरे लीडर नहीं है, मेरे लीडर मोहम्मद नवाज। आपने पार्टी से निकाल दिया? तरह से पार्टी के एक नुमाइंदे हैं जैसे मैं हूँ जी। पार्टी से निकल गए कि पार्टी में हैं अभी? मैं पार्टी में हूं मगर मेरा लीडर नवाज शरीफ बात नहीं कर रहा हुजूर, मैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बात कर रहा हूं। के बातों को जी मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। वो मेरे लीडर नहीं है, मेरे तरह मेरे कुलीग है वो। निहाल हाशमी साहब मेरे सवाल पे नहीं आ रहे 10 मिनट से, लेकिन चले कोई मसला नहीं है। व्यूअर्स देख रहे हैं, उन्हें समझ आ रही है मैं आपसे क्या सवाल पूछ रहा हूं। साहब आएंगे, अगर अदालत कहती है आप जेल जाए, हम जेल चले जाएंगे। और मियां नवाज शरीफ के पास ये ऑप्शन है। मेरे भाई यहाँ पे मंदुखेल बैठे, 426 की एप्लीकेशन लगी हुई है और प्रोटेक्टिव बेल का भी प्रोविजन है। प्रोटेक्टिव बेल का ही प्रोविजन है, 426 भी लगी है। बेल पे वो थे, क्या उनका बेल कैंसिल हुआ नहीं हुआ, ये डिटरमाइन करना अदालत का काम है। आपने ये कह दिया कि वो आएंगे तो वो अगर अदालत कहेगी तो वो जेल चले जाएंगे, पॉइंट ये। और चले अब उस बातों को एक तरफ रख देते हैं। एहतसाब वाली बात पर कोई घंटा हम बहस करेंगे, टॉक शो छोटा पड़ जाएगा। कई मौके आए, कई मराहिल आए, आप एहतसाब कर सकते थे, आप पहले भी नहीं कर सके। फिर आप इस 16 महीने में कर सकते थे काम और एहतसाब दोनों, वो भी नहीं कर सके। अब आप ये कह रहे हैं कि ये 9 महीने जब वो चले गए पिछले, तब भी नहीं कर सके। अब आप अगले 5 साल में करने, यही बात तो पीटीआई हमें समझाती थी कि 5 साल हमने नहीं किया, अब हम अगले 5 साल परफॉर्म करेंगे। हम तो उनसे यही सवाल पूछते थे कि भाई मैंडेट 5 साल हमारा काम नहीं है, एहतसाब करना इदारों का काम है। हमारा काम है लोगों को रोजगार देना, अमन देना, बिजली लाना हमारा काम है। तो लिहाजा आप लोग जिन 5 लोगों का नाम लेते हैं उनका एहतसाब नहीं करेंगे, उनका एहतसाब इदारे करेंगे। अगर कर लिया कर लिया, नहीं कानून करेगा उनका एहतसाब, कानून करेगा और करना चाहिए। पाकिस्तान में एक सिपाही का तो आप एहतसाब करते हैं, एक चपरासी का एहतसाब करते हैं, बिजली तोड़ आपने वजीर आजम को, तो आप कानूनी तौर पे इनिशिएट करेंगे उनके खिलाफ, आप इनिशिएट करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई? अरे भाई क्यों, नौजुबिल्ला कोई ये 5 लोग क्या नौजुबिल्ला खुदा है? तो पीएमएलएन उनके खिलाफ इनिशिएट करेगी 5 लोगों का जिनका मियां साहब नाम लेते हैं? क्यों नहीं करेगी, क्यों नहीं? ओके जी, पॉइंट है कि नौजुबिल्ला, चले जी, हो गया मसला हल हो गया ना, ठीक है। भगवान है कोई भगवान है और सर ना करे ना, भगवान के तकरीबन करीबी समझ के मामलात चलाए जाते हैं। मेरी बात सुने
हुजूर वाला जिनका आप एहतसाब की बात कर रहे हैं ना, उनकी तारीफों के कसीदे पढ़ पढ़ के जो है वो हुकूमत चलाते हैं यार, ऐसे ना किया करें ना। देखें वो 16 महीने किस तरह गुजरे हमें पता है। नहीं करता है ना। और शहबाज शरीफ साहब भी पार्टी में है कि नहीं है? शहबाज शरीफ साहब भी पार्टी में है कि नहीं है? शहबाज साहब से पूछे, वो है हमारे सदर हैं, आप शहबाज साहब से पूछे। अच्छे अच्छा चले पंजाब को बनाया, मंदोखेल साहब पंजाब के वजीर आला थे, उन्होंने पंजाब को बनाया। हमें तो शहबाज शरीफ साहब ने बताया कि उन्होंने पंजाब को बनाया है। अच्छा ठीक है, सही है। मंदोखेल साहब आप लोग ऐसे ही उनको कह रहे हैं जी, ये जो बी टीम है और एक्सटेंशन है इंटरिम गवर्नमेंट, उनके तो इंटरिम जो वजीर दाखिला हैं उन्होंने एक ही बयान दिया है मियाँ साहब के खिलाफ, और उसके बाद PMLN का बड़ा सख्त रिएक्शन भी आया उनके ऊपर। तो ये तो अब डील का तासुर ज़ाहिल होता नहीं दिखाई दे रहा। क्या डील है? वो तो कह रहे हैं, अगर वो इंटरिम मिनिस्टर कह रहे हैं अगर वो आएंगे तो गिरफ्तार होंगे। बाद में उन्होंने वजाहत की है कि वो मुझे लगता है वो खुद भी गिरफ्तारी दे देंगे, लेकिन इंटरिम मिनिस्टर ने तो बड़ी तगड़ी बात की इनके खिलाफ। इनकी एक्सटेंशन कैसे हुई फिर? वो वासी साहब, मैं और नियाल हाशमी साहब दोनों वकील हैं, हम दलाइल से और कानून से बात करेंगे। अगर सरफराज भुट्टी साहब की जगह नियाल हाशमी होते तो उसका क्या जवाब होता? मैं और आप होते या सेनेटर साहब होते तो क्या जवाब होता? यही है इस वक्त जो पोजीशन है नवाज शरीफ साहब की। अगर उसको बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहा है नियाल हाशमी साहब, सेक्शन 426 की एप्लीकेशन लग सकती है बेल की, उस पर बेल मिल सकती है, प्रोटेक्टिव बेल लगा के मिल सकती है। मगर ये बात की बातें है, जो आज की पोजीशन है वो पोजीशन तो ये है जो सरफराज भुट्टी साहब बता रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मरियम अरूजे साहब और राना सनवार साहब ने खामखा इन सारी बातों को हवा दे के पता नहीं क्या मकसद हासिल करना चाह रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि आज की तारीख तक अगर आप में या नियाल हाशमी वजीर दाखिला होते तब भी हमारा बयान यही होता है। लेकिन उनके पास ऑप्शन मौजूद है। 2 दिन पहले जो निगरान वज़ीर आज़म साहब ने बयान दिया था इमरान खान साहब के हवाले से, वो भी मुनासिब नहीं था कि वो इलेक्शन से बाहर हो सकते हैं। भाई ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर छोड़ दे, ये अदालतों के ऊपर छोड़ दे। और बहुत सारे लोग हमने ऐसे देखे हैं जो जेल में रह के भी वो इलेक्शन लड़ते हैं। तो इस तरह बयानात देख के मैं ये समझ रहा हूँ उसकी कोई सर पैर नहीं होता है। और दूसरी बात जो आपका सवाल है कि बी टीम, यकीनन मैं ये भी कहूँगा कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब हल्फ लेने से पहले 1 हफ्ता पहले वो मरियम नवाज साहिबा से मुलाकात की और इन्हें ख्वाहिश जाहिर की है मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की। और इसकी सबूत किसी को चाहिए तो मेरे पास तो सबूत भी है, नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि राजा रियाज साहब हो तो जब शहबाज शरीफ साहब असम्बली में तकरीर करते थे तो वो डेस्क बजाते थे। और आमिद मीर साहब के शो में वो क्लियरली कह चुका है कि मैं अगला इलेक्शन नून लीग से लड़ूंगा। तो यूँ हमारा जो खदशात है कि आपने अपनी ही राजा रियाज से नाम तजवीज़ करा के और निगरान वज़ीर आज़म बना दिए। और फिर तोकीर शाह साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, जो शहबाज शरीफ साहब के दौर में प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और आज वो अनवारुल्लाह काकड़ साहब के दौर में भी वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी। आपको पता है, आप सब जानते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये पूरा ब्यूरोक्रेसी को चलाने वाले वो होता है। और फिर उससे पहले अगर आप चले जाए तो आज सीमा का देख ले, उसकी क्या रिलेशन थी। फिर उसके बाद अगर आप उसको देख ले, फवाद हसन फवाद भी नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। और उससे हट के तमाम जो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब को वजीर आजम भी जो है वो PMLN ने लगवाया निगरान, और जो उसमें वज़रा हैं वो भी PMLN के हैं, ये कह रहे हैं? मैं न सिर्फ ये कह रहा हूँ आदिल अब्बासी साहब, बल्कि मैं ये बातें तो मैं कर ही रहा हूँ, मगर साथ साथ भी ये भी आप कहना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं जो स्पेशल कमेटी में हेड कर रहा था उसमें तमाम पावर कंपनी के जो चेयरमैन आते थे बोर्ड के, वो सारे मुस्लिम लीग नून के MPA MNA और साबिक सेनेटर्स वज़रा होते थे। तो अगर मेरी बात को कोई जुटला दे, मेरे पास पूरा फेहरिस्त मौजूद है और आप अपने प्रोड्यूसर के जरिए भी उसकी ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो बातें हमने की है या मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की है, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना, इसका मकसद ये है कि आपका सारा, आप चौकीदार भी आपका, थानेदार भी आपका, DC भी आपका, SP DPO भी आपका, पटवारी भी आपका, ये सारी चीजें। बट प्रॉब्लम सर एक अजीब व गरीब सी आ रही है कि सर टकरा रही है PTI और PMLN एक दूसरे से। वो दोनों आपको तो हरीफ समझ ही नहीं रहे। वो तो कह रहे हैं PTI खतरा, PTI कह रही है कि PMLN खतरा, ये उधर मिल गए हैं वो उधर। सो PPP को तो दोनों ही सीरियस ही नहीं ले रहे। वो कह रहे हैं हमारे लड़ाई आपस में है। देखिए ज्यादा दूर नहीं जाए, पूरा PDM को ज़मीनी इंतखाबात में मेरे जालियों ने उनको हराया और मुझे असम्बली पहुंचाया। ये सबको पता है ये सारी बात।
और फिर उसके अलावा मुल्तान में पीटीआई की जो गढ़ थी, पीर साहब समेत हमारा अली मूसा गिलानी वहां से 28,000 वोटों से जीता, और खुद पीटीआई के चेयरमैन को हमारे हकीम बलोच साहब मलीर से उसको 10,000 वोटों से आ रहा है। तो ये सारी चीजें मौजूद है। अभी अगर हमें कोई ना अरीब समझे ना समझे, हम तो इलेक्शन के लिए तैयार है, फिर इलेक्शन से बाकी क्यों रहे सारे लोग। चले मैं आपका पॉइंट आगे इसका जरा हाशमी साहब से जवाब लूंगा, लेकिन मोहम्मद साहब के पास मुझे जाना है। जरा मोहम्मद साहब मुझे बताएं, अगर जमानत मिलती है मियां साहब को तो व्हाट वुड बी योर रिस्पांस, आई मीन योर पार्टीज रिस्पांस, और अगर वो अरेस्ट हो जाते हैं तो फिर इसका मतलब तो ये डील चील तो कोई ना हुई ना, अगर मियां साहब अरेस्ट हो गए तो फिर इंप्रेशन सेटिसाइड हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं कैसे देखता हूँ इस चीज़ को, मैं अपनी नज़र बताता हूँ। नाउ एज ऑफ टुडे हम उस मेरिट पे नहीं जाते कि उनके साथ ज्यादती हुई या नहीं हुई, हम उस पे नहीं जाते, ठीक है। एज ऑफ टुडे ही इज़ अ कन्विक्टेड मैन, जो कि जेल से इस वजह से निकल कर गए थे कि उन्होंने बताया कि उनके प्लेटलेट्स कम है और वो इलाज करवाने जा रहे हैं, और उनके जामिन थे उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब, जिन्होंने 50 रुपए के बॉन्ड पे कहा था कि मैं ये इलाज करवाने जा रहे हैं। अच्छा, इस इलाज के दौरान में वो पूरी दुनिया घूमे, लेकिन जब पाकिस्तान आने की कोशिश करते थे तो उनके प्लेटलेट्स कम हो जाते थे। दुबई में कोई प्लेटलेट्स नहीं कम होते थे, कॉफी पीते हुए फ्रांस में नहीं। ये रिपोर्ट किसने दी थी प्लेटलेट्स कम होने की फाइनल रिपोर्ट? देखिए मेरी बात सुने ना, डॉक्टर फैसल सुल्तान, मेरी बात सुने, इमरान खान साहब ने बोर्ड बनाया था। ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। इस तरह है, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे सामने रिपोर्ट आती है, मैं उस रिपोर्ट को चेक करता हूँ, वो करता हूँ। रिपोर्ट उसमें गिरे हुए थे कि नहीं गिरे हुए थे? उसमें गिरे हुए थे, बिल्कुल गिरे हुए थे, ठीक है ना। हम तो उसको अभी हम उन चीजों पे डिस्प्यूट नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं, हम ये बात की ना, नहीं प्लेटलेट, मैं बीमारी की बात करूं, ठीक है। अच्छा, ये बाहर इसलिए गए थे कि हाई कोर्ट ने एक सवाल पूछा था कि क्या गवर्नमेंट से पूछा था कि क्या आप गारंटी देते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को कुछ नहीं होगा, जिस पे कोई शख्स भी गारंटी नहीं दे सकता, बड़ी शख्सियत है, कोई शख्स नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा कि जाने दो, ठीक है। लेकिन 4 साल से ये ठीक नहीं। अब उसूलन एक कन्विक्टेड आदमी जब वापस आता है और जेल से निकल के गया तो उसने जेल जाना चाहिए उसूलन, ठीक है। हाँ, अगर उनको प्रोटेक्टिव बेल मिल जाती है, अदालत है, इख्तियारात उनके पास है, वो उसका जायज़ इस्तेमाल करते, नाजायज़ इस्तेमाल करते, उनके इख्तियारात हैं, वो जो मर्जी करे, उनको वो बेल देते हैं नहीं देते, वो जो मर्जी करते करें, वो अपनी जगह पर है। जो भुगती साहब ने जो बात कही थी वो उन्होंने गलत नहीं की। अच्छा, उन्होंने उसमें जो उन्होंने लफ्ज़ कहे थे ना कि एक आदमी जो जेल जाने से घबराता है या जेल जाने से घबराता है, वो उन्होंने बेसिकली वो अपनी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कप्तान के ऊपर पॉइंट मारने की कोशिश कर रहे थे, इनके ऊपर नहीं। लेकिन ये लोग सारे इतने गिल्टी कॉन्शियस थे कि इन्होंने उसको अपनी तरफ ले लिया ना, वो उन्होंने पॉइंट किसी और तरफ मारा। अच्छा, जिसके ऊपर उन्होंने पॉइंट मारने की कोशिश की, उसने कहा है कि मैं ये अटक जेल में खुश हूँ, जहाँ हूँ वहाँ हूँ, मुझे बेशक मत लेकर जाओ, मुझे अपग्रेड भी मत करो, मैं इधर ही खुश हूँ, जैसा हूँ इधर ही ठीक हूँ। प्लस उन्होंने ये भी कहा है लोगों को कि यार देखो, मैं यहाँ पे इस जेल में खुश इस लिहाज से हूँ कि मेरे तरफ से ये एक जिहाद हो रही है, एक कोशिश हो रही है, उस अवाम के लिए कोशिश हो रही है, उन्हीं की तरह की जगह पे रह रहे हैं। और मैं तो ये समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ, आपने बड़ी अच्छी बात की और इसको मैं आगे लेकर चलता हूँ। मैं ये समझता हूँ, और नियाल हाशमी साहब जैसे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अटक जेल में जिस सेल में इमरान खान है उसके साथ 1-2 सेल खाली हैं, ठीक है, उस जगह पे लाके मियां नवाज शरीफ साहब को रख दे। मैं समझता हूं इससे बेहतर लेवल प्लेइंग फील्ड तो हो ही नहीं सकती। इससे बेहतर लेवल प्लेइंग फील्ड क्या हो सकती है कि 2 एक्स प्राइम मिनिस्टर, तो आप कहते हैं कि वो एक दूसरे के जो एक दूसरे, वो पड़ोसी नहीं, दरमियान में बफर, हाँ उनके पास बहुत टाइम होगा। अच्छा, लेट देम स्टे ओवर देयर, उसी तरह ही 8 बाय 8 पे हो, उसी तरह ही जमीन पे सोए, उसी तरह। हाँ, इनकी अपनी वो है, ये वो क्या मुर्गियों वाले जो ब्रॉयलर शॉयलर है, उसके बेशक इनको खिला दे, कुकड़ शुक्कड़ खिला दे, वो कुकड़ी खिला दे, जो मर्जी खिलाने वो खिला दे, वो सब बराबर है। लेकिन उधर एक जगह पे रखें लेवल प्लेइंग फील्ड। जी निहाल हाशमी साहब, वो कह रहे हैं कि आप जो है वो कह रहे हैं आ जाए हमको, तो फिर जेल भी वही वाली काटें जो खान साहब काट रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड ये होगी।
ये हुमायूं साहब की ख्वाहिश तो हो सकती है, मगर इससे पहले हुमायूं साहब के शायद इल्म में नहीं है कि नवाज शरीफ और हुसैन नवाज दोनों अटक जेल में रह चुके हैं और जेल का ही खाना खाते रहे, ज़मीन पे सोते रहे, तो वो वहाँ पे कुछ साल भर रहे हैं। तो ये हुमायूं भाई के इल्म में, उनके इल्म में मैं ये बात लिया। तो और अभी तो महीना, अभी आपकी उम्र क्या, अभी प्यार में क्या रखा है, अभी तो चंद माह हुए हैं इमरान खान साहब को, भी सालों गुजारे। जिस तरह से नवाज शरीफ ने एक बार 2 साल, एक बार 1.5 साल गुजारा, अभी गुजारे, अभी तो बस चंद दिन हुए हैं। जेल गुजारना भी एक बहुत अच्छी चीज़ होता है, सीखने को मिलता है। और अल्लाह ना करे कि किसी को कभी इस बात पे ये हो कि जनाब कोई आदमी जेल गया। जेल जाना कोई अच्छी बात नहीं। अगर इमरान साहब अच्छा काम करते तो जेल ना जाते। चूँकि 3.5 साल, पौने 4 साल उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया, माँ सिवाय रुसवाई समेटा, पाकिस्तान के मईशत को तबाह बर्बाद किया, इंटरनल सिक्योरिटी को ख़राब किया, एक्सटर्नल पॉलिसी को तबाह बर्बाद कर दिया, नौजवानों को एक काम किया, PhD करवा दिया, सोशल मीडिया में गाली गलोच ब्रिगेड को, और जो नौजवान है उनको भटका दिया। अच्छा, जरा ये कादिर मंदोखेल साहब जो पॉइंट उठा रहे थे उस पर भी जरा गुफ्तगू कर लें कि वो कह रहे हैं कि जी ये बी टीम है क्या जी, और काकड़ साहब जो है वो नून में शामिल हो रहे थे। कादिर भाई को हक हासिल है, वो देखिए सियासी कारकुन है, वो जो बात चाहे करें। मैं ये बात महसूस करता हूँ कि हर किसी को बोलने का हक है और हर किसी को अपने जो कारनामे उसको प्रोजेक्ट करने का हक है। जो अच्छे उन्होंने काम किया। अब इलेक्शन आने वाला है तो आप बताएं माजी में आपने क्या किया, हमने क्या किया। हम एक दूसरे के साथ बैठे रहे तो हम एक दूसरे के साथ अगर गुत्थम गुत्ता होंगे तो वो ना हमें अच्छा लगेगा ना हमारे कारकुनों को अच्छा लगेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि हम एक दूसरे के काम को गिनाएं कि हमने क्या अच्छे काम किए और क्या हमसे कोताहियाँ हुई, तो वो चीज़ ज़्यादा हमें हेल्प करेगा। और हम ये इरादा करें कि जो माजी में हमने गलतियाँ की हैं वो हम मुस्तकबिल में ना करें। पाकिस्तान, हमें असल हमारा फोकस होना चाहिए पाकिस्तान के लोगों को मैक्सिमम रिलीफ देना। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं आपसे ज़रा इसका जवाब लेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। निहाल हाशमी साहब, ब्रीफ कमेंट कीजिएगा। मैं क्योंकि वो ब्रेक से पहले आपसे सवाल करना चाह रहा था लेकिन बात दूसरी तरफ चली गई। मैं ज़रा आपके सामने ये अंसार अब्बासी साहब ने अपनी खबर में एक बात की है। उन्होंने कहा है कि मियां नवाज शरीफ का ख्वाजा आसिफ को जो लिखा गया नोट है वो उन्होंने उसमें कॉपी किया है। उन्होंने कहा है जिसमें मियां नवाज शरीफ एक्सटेंशन के लिए होने वाली कानून साजी की हिमायत की हिदायत देते हैं। उनकी जानिब से 3 जनवरी से 15 जनवरी 2020 तक का कानून साजी का एक टाइम फ्रेम तजवीज़ किया गया। इस तजवीज़ पर अमल दरामद नहीं हुआ लेकिन फिर भी आपकी जमात ने, ज़ाहिर है ऑब्वियसली हमने देखा कि इसके ऊपर जो है वो वोट दिया। अब आप ये जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ बना रहे हैं इसकी क्या वक़्त रह जाती है? ज़रा ब्रीफ मुझे इस पर कमेंट कीजिएगा, फिर मैंने जो है वो आगे सवाल ले जाना है। नंबर 1, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ना पार्टी प्रेसिडेंट थे उस वक्त और ना पार्लिमानी पार्टी में थे, तो उन्होंने ना वोट दिया उसमें ना कोई दस्तखत किए। नंबर 2, जमहूरी पार्टी में एक चीज़ होता है कि जहाँ पे मेजॉरिटी होती है वहाँ पे जो माइनॉरिटी वोट होती है डिसेंट वोट, ये हमारी अदालती निज़ाम में भी है कि 3-1 का हो जाता है, 5-2 का हो जाता है, उनका डिसेंट नोट होता है। तो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपना डिसेंटेड नोट पहले दिन भी दिया था, आज भी दिया और आइंदा भी देंगे। उनका इस जो कानून साजी था ये जिम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ आती थी जनाब आसिफ सईद खोसा साहब पे। आसिफ सईद खोसा साहब का बोझ आप पार्लियामेंट पे फेंक देते हैं। आसिफ सईद खोसा साहब ने किस वो तो कहते हैं कि पार्लिमानी पार्टी तो मान ही नहीं रही थी, वो तो फिर चिट्ठी निकाल के दिखाई गई और बताया गया। ये आसिफ सईद खोसा साहब ने किस हैसियत से किसी आदमी को 6 महीने की एक्सटेंशन दी थी और उन्होंने मजबूर किया था पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट को नोक पे रखा गया था। और जिस तरह से भागे भागे जाते रहे हैं बाजवा साहब के, कभी इसके अच्छा चले मैं ज़रा इसका जवाब कादिर साहब से लेता हूँ, बिकॉज मेरे लिए तो हैरान कुन बात है ये कि ख्वाजा आसिफ साहब कोई और स्टोरी सुना रहे हैं, आप कुछ। मंदोखेल साहब, आप तो असेंबली में ही थे, क्या हुआ था उस वक्त? कौन सी वाली नोट की बात कर रहे हो आप? एक्सटेंशन जो हुई थी उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए, एक्सटेंशन जो हुई थी इससे पहले जब असेंबली में ये बात आ गई है तो इन तमाम लोगों को पता है कि पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से इनके साथ यकीन दहानी कराई है PTI की हुकूमत में कि इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार होना चाहिए। अब वक्त के प्राइम मिनिस्टर कौन होता है
किस वक्त होता है, ये उनके इख्तियार होते हैं। तो पीपल्स पार्टी ने इस बेस पे वोट दिया है कि वक्त के वज़ीर-ए-आज़म को, वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब थे और उन्होंने उसको दे दिया। नहीं, मेरा सवाल ये है कि मियां साहब ने क्या इसकी मुखालफत की थी उस वक्त, और वो जो कहते हैं फिर यकीन दिलाने के लिए ख्वाजा आसिफ साहब को पर्ची निकाल के दिखाना पड़ा मियां साहब का पैगाम? नहीं, मेरे नॉलेज में तो नहीं है ना, मैंने ऐसा कोई मंजर देखा है कि वो पर्ची दिखा के, अगर मियां साहब की मर्जी ना हो तो इनके एक एमएनए जो ना वो हिल नहीं सकता है, तो ये बात तो बिल्कुल अजीब सी है। और देखिए एक चीज़ और आदिल अब्बासी साहब याद रखना, ये इलेक्शन है, अभी महीने 2 महीने या जो भी टाइम ये लेते हैं, तो इस हवाले से ये तो फिर अभी हर तरफ से मास खड़ा करना, हर तरफ से सियासी बयानबाजी करना, ये होना जैसा आप बता रहे थे, तो ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी। तो आप लोग भी मीडिया वाले ज़्यादा चस्के ना लिया करें, इनको जो है ना वो आप सुकून से लेते रहें, टॉक शो करते रहें और ये चीजें आते रहेंगी। और अब आपका बड़ा अच्छा है, लोग ड्रामे नहीं देखते हैं आजकल, टॉक शो देखते हैं, तो क्योंकि ड्रामेबाजी यही हो रही है ना सर, इस वजह से सारे एक्टर यहाँ आ जाते हैं तो उनको इतना मजा आता है, वो कहते हैं यार ड्रामे देखने का क्या फायदा। आप भी जो है वो आप लोग सियासत के बजाय जो है ना एक दूसरे को सस्पेंस ड्रामास की तरह डील करते हैं कि अब देखो अगली एपिसोड में क्या होगा, हम इनके साथ क्या करेंगे, और पता चलता है 600 एपिसोड के बाद दोबारा वहीं खड़े होते हैं साथ। ये ना करें ना सर, ऐसा ना करें। देखिए हमारी सस्पेंस से आप चैनलों को फायदा तो होता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह चैनल चलता है, इश्तिहार आता है, सब चलते हैं। हाँ, हमारे भी ये मेरे नियाल हाशमी साहब का और सेनेटर हुमायूं साहब का कि हमारे भी समझ लो मीडिया पे ये कैंपेन है पार्टी की तरफ से, हर आदमी अपनी पार्टी की जो है ना वो जो मंशूर है या जो भी उसकी चीजें है वो सामने करते हैं, तो हमारे लिए कैंपेन है, आप मजे लेते रहो, हम तो कैंपेन समझ के बात करते हैं। नहीं, हम मजे नहीं लेते, मजे जब आते हैं जब आप लोग मजेदार बातें करते हैं, वरना उसूलन तो हम आपसे सवाल पूछते हैं कि आप भी 16 महीने इनके साथ रहे, जैसे ही हंडिया फूटी उसमें से कुछ नहीं निकला तो आपने इनके ऐप बताना शुरू कर दिए, उन्होंने आपके ऐप बताना शुरू कर दिए। अब हम तो भाई आपसे एहतसाब कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि जी ये आपकी कारकर्दगी है। अब सुन तो लेना सुन तो लेना हुजूर सुन तो लें। मैं ये कह रहा हूं कि अब जब हम आपसे सवाल पूछते हैं कि यार वो 16 महीने क्या हुआ, शाहिद साहब कहते हैं शहबाज साहब ने किया, शहबाज साहब कहते हैं पीपल्स पार्टी के वजीरों ने किया, पीपल्स पार्टी के वजीर कहते हैं PMLN के वजीरों ने किया, तो ये सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह लगी हुई होती है। जी आप कोई बात कर रहे थे, जरा कर लें, फिर मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाना है। देखिए आप भी एक चैनल बैठे हुए, हर आदमी के आपकी भी स्टूडियो में रोल है, तो जिसका जो रोल है उस रोल का जिम्मेदार है। हमारा उस हुकूमत में, इत्तेहादी हुकूमत में जो रोल था उसका हम जिम्मेदार है। आप देख रहे हैं वजारत खारजा, हमने पूरे पाकिस्तान को जो दुनिया से अलग था हमने जोड़ दिए, FATF से पाकिस्तान का नाम निकलवा दिए, GSP+ के लिए हमने रास्ता हमवार कर दिए, सऊदी अरब, UAE, चाइना, CPEC और सारी चीजें हमने कर दी है। तो हमारा जो रोल है वो आपके सामने है, बाकी पार्टी का जो रोल है उनसे आप सवाल कर ले, यकीनन हर आदमी अपने अमाल का जिम्मेदार है। ओके, तो आपने कहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियत पर है, तो और साथ ही आपने कहा है कि जो बुरी कारकर्दगी है वो मुस्लिम लीग नून के वजीरों की है, इसका तर्जुमा यही है। मुझे डॉक्टर साहब ज़रा ये बताइएगा कि एक तरफ हमारी एक तल्ख हकीकत है इदारों की भी, सियासी जमातों की भी, ये वैसे हम ऑन अ लाइटर नोट बात कर रहे हैं सारे आपस में भी एक दूसरे से, लेकिन ये हकीकत बात है कि पार्टीज़ की भी एक तल्ख हकीकत है। लेकिन PMLN और पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इसलिए किया था क्योंकि यहाँ इंटरवेंशन होती थी। अब एक मदर ऑफ ऑल डील की बात हो रही है, तो अगर ऐसी कोई डील बनती है PTI के लिए तो क्या आप लोग उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करेंगे? और PMLN का बयानिया अगर सख्त होता है एहतसाब का तो फिर तो आपको बड़ा फ़ायदा होता दिखाई दे रहा है क्योंकि आपको रिलीफ मिलेगा उसमें। देखिए मैं इसको ऐसे देखता हूँ, ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी थी ये मेरी नज़र में, जैसे मैं देखता हूँ, मैं गलत भी हो सकता है, वो ये था कि बारियां लगाने वाली बात थी कि पहले जब तुम आओगे मैं कुछ नहीं कहूँगा, जब मैं आऊँगा तुम कुछ नहीं कहोगे। ये मेरी नज़र में इट वाज मोर ऑफ दैट थिंग देन एक्चुअली डेमोक्रेटिक। अगर आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस वाली चीज़ बात होती तो जो बात हो रही थी 2008 में, जो बात हो रही थी, जो बेसिस थी वो ये थी कि हम लोग एक आमिर के अंडर जो इलेक्शन होगा उनको हम लोग नामंजूर कहेंगे, इस बात पे बॉयकॉट हुआ था। लेकिन फिर ये दोनों पार्टियां उस बॉयकॉट से हट गई थी और ये चले गए थे। खैर उस बात को छोड़ दें, 2008 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन देखिए मैं इस वक्त अगर आप मुझे आज अगर आप मुझे देखते हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त मुझे तो तशवीश है ना,
पहले तो एक छोटी सी वो लाइटर नोट है, मुझे इस बात पे खुशी है कि हमारे जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो एज अ कॉपी कैट वो उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कह के ज़रा मुस्कुराते हुए कहा था, तो वो फॉलो कर रहे थे उसी ट्रेंड को जो इमरान खान कर रहा था। लेकिन जो मुझे 6 इंपॉर्टेंट चीज़ें जिससे मुझे सख्त तशवीश है, नंबर 1, एज ऑफ टुडे पंजाब की जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एज ऑफ टुडे केपी की जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एज ऑफ टुडे जो मार्च में जो 2 असेंबलीज की इलेक्शंस नहीं हुए वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एज ऑफ टुडे नवंबर में जो इलेक्शंस होने चाहिए थे और वो जनवरी में कर रहे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एज ऑफ नवंबर ऑनवर्ड्स प्रेजेंट केयर टेकर गवर्नमेंट ऑफ द फेडरल जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी। एज ऑफ टुडे जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में CCI में जो डिलिमिटेशन के ऊपर जो चीज़ें उसमें 2 सूबाई जो वो थी उनकी इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। तो एज ऑफ टुडे पाकिस्तान में ज़्यादातर चीज़ें अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रही है। और फिर कादिर मंदुखेल साहब ने बड़े अच्छे तरीके से अच्छे लफ्ज़ों में उन्होंने बयान किया था कि वो शख्स जो आपसे पार्टी टिकट ले रहा है आपने उसको लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना दिया। तो बेसिकली देयर इज़ नो ऑपोजिशन, ये सारा का सारा एक किस्म का एक ही पार्टी थी। एंड दैट इज़ वाई वहाँ पे जो भी वोटिंग होती रही है, जितने भी कंट्रोवर्शियल नेशनल असेंबली में जितने कंट्रोवर्शियल बिल्स आए उनमें से किसी की कोई मुखालफत नहीं हुई है, यूनानिमसली पास हुए। अगर उनकी मुखालफत हुई है तो वो सेनेट में आकर हुई है। अच्छा एक और चीज़ है, आपने कहा ना ये आपस में एक दूसरे को ब्लेम करें, ये आपस में एक दूसरे को ब्लेम कर तो रहे हैं, इनके अंदर से ब्लेम आ रहे हैं। शायद खाकान अब्बासी क्या कह रहे हैं, ठीक है, अपने क्या खोकर साहब क्या कह रहे हैं, वो इन्हीं के पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, वो इन्हीं कोई वो तनकीद का वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इन लोगों से नहीं चलाई गई। उन लोगों ने कहा कि अगर फ़र्ज़ करें अगर PTI बहुत बुरी थी, उन्होंने 3.5-4 साल में कर्जा डबल कर दिया, ये गलत कर दिया, तो आप कम से कम अगर इतने अच्छे थे तो आप उसको रोक लेते या कम कर देते। आपने 16 महीनों में उसको डबल कर दिया, आपने 16 महीनों में हर चीज को सत्यानाश कर दिया। मतलब इससे ये जाहिर होता है। और जब आप कह रहे हैं कि आज वही शख्स वापस आएगा, उसी शख्स ने सारा कुछ करना है, तो मैं समझ नहीं आती कि 3-4 बच्चों को तो उन्होंने सेटल कर दिया, अब किसको सेटल करने के लिए वापस आ रहे हैं। अच्छा ज़रा आप अगर क्विकली मुझे बताइएगा, क्या सेनेट इजलास ना बुलाने की बुनियादी वजह यही है कि ये सब कुछ सेनेट के अंदर डिस्कस होना था गुज़िश्ता हुकूमत पर, इस वजह से नहीं बुलाया? अच्छा उसको ना किसने कही है? उन दो मेंबर्स ने कही है, पीपल्स पार्टी वालों ने। और मैं कादिर मंदुखेल साहब के को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर पीपल्स पार्टी करनी चाहती है आए, तरीके इंसाफ से साइन करवाएं, रिक्विजिशन मंगवाएं, हम लोग साइन करेंगे। 2 लोगों ने जो बाप पार्टी के वो थे, उन दोनों ने कह दिया कि हमारे साइन नहीं थे, उन्होंने अपने साइन करके उससे विड्रॉ कर लिया। तो इससे जाहिर होता है। और ये क्यों नहीं सेनेट बुलवाना चाहते? क्योंकि सेनेट एज ऑफ टुडे वो वाहिद इदारा है जिसके अंदर एक प्रॉपर तरीके से डिबेट हो सकती है। उसको बुला नहीं रहे। हालांकि सेनेट ने अपना टाइम पूरा करने के लिए उन्होंने सितंबर में मिलना ही मिलना था। जी मंदुखेल साहब क्विकली इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा, फिर मैंने हाशमी साहब से भी पूछना है। देखिए हुमायूं मोहम्मद साहब हमें पूछने के बजाय ये खुद क्यों पेश नहीं करते हैं? इनकी भी तो अच्छी खासी तादाद है सेनेटर्स की, ये खुद पेश करे तो हो जाएगा इजलास। वो कह रहे हैं हम 12 हैं। इसके अलावा देखिए उसके अलावा तो दूसरी पार्टी भी है, ये भेज दे। यकीनन हम चाहते हैं, हम जो इलेक्शन पे जोर दे रहे हैं, हम चाहते हैं नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर के बजाय कल आ जाए, ताकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रेशर डाला जाए और वो जल्द से जल्द इंतखाबात कराए। कोई भी पार्टी, आप दोनों मिलके क्यों नहीं करते हैं? सही बात है। देखिए ये तो पर मैं पार्टी का तर्जुमान नहीं हूं, ना मोमन साहब है, तो ये तर्जुमान आपस में ये उनको भेज दे, बात कर ले, आपको जवाब मिल जाएगा हमारी तरफ से। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो और इलेक्शन कमीशन है इलेक्शन से पहले जो तरक्याती फंड सिंध में रुके हैं, जो नाले और सीवरेज की पाइप है, या जो सैलाब से लोग डूबे उनके पानी वो पैसे रुके, और पंजाब में तरक्याती काम चल रहा है और सिंध में सारे ब्यूरोक्रेसी को उखाड़ बिखाड़ कर दिए। इनकी डायरेक्शन के बावजूद निगरान है, पंजाब और मरकज में बैठे हुए
तो ये सारी चीजों के लिए हम चाह रहे हैं नवाज शरीफ साहब इतना लंबा टाइम नहीं लिए, कल ही आ जाए, क्योंकि 90 डेज के अंदर इलेक्शन बनता है 6 नवंबर से पहले। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रेशर थे। कल लिस्ट आ रही है अलका बंदी की, और मैं आपको तौसूस ये भी कहना चाह रहा हूँ, निहाल हाशमी साहब वकील है, अलका बंदी तो हो चुकी है, तो ये किसको बेवकूफ बना रहा है कि हम अलका बंदी करें? वो तो 1 साल पहले हो चुका है। निहाल हाशमी साहब क्विकली अब इसका जवाब दीजिएगा जी जरा। बेवकूफ देखिए, सबसे पहले तो मैं हुमायूं साहब से अर्ज करूंगा कि हुमायूं साहब, आप ज़रा COD पढ़ लेते, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। मेरे अपने नाकिस राय में आईने पाकिस्तान के बाद वो एक बहुत अहम दस्तावेज़ात है, शायद मेरे भाई ने उसको पढ़ा नहीं, और अगर पढ़ लेते तो शायद वो COD के बारे में इस तरह की बातें ना करते। बारी लेने की चीज़ें बारी लेने की नहीं है, वो एक किरदार साजी की बात की गई है। अब उन्होंने कहा जनाब के गैर आइनी ये आइन के एज ऑफ टुडे इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जितने काम इमरान खान साहब के दौर में हुआ, एक भी चीज़ बता दें कॉन्स्टिट्यूशनल था कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, उन्होंने ये बात बताया नहीं कि उनके दौर की कोई चीज़ उनको हदफ, अगर हम हमें हदफ बनाना चाहते हैं तो बड़ा नाइंसाफ़ी की बात है। हम तो बात कर रहे हैं पाकिस्तान के प्रोग्रेस की, पार्लिमानी सिस्टम की, पार्लिमानी जमहूरियत की। उन्होंने अभी बात की कि अभी मेरे भाई ने कहा कि 90 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये सारी बातें इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, और मैं समझता हूँ कि हम निगरां वज़ीर आला या वज़ीर आज़म या हमारे पास वो चीज़ नहीं है। और अब जब सेटअप आ चुका है, एक पाकिस्तान में आज़ाद और ख़ुद मुख्तार और वाइब्रेंट इदारा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह से पाकिस्तान में जो इलेक्शन कमीशन है वो कहता है कि वो आज़ाद है, ख़ुद मुख्तार है, मीडिया आज़ाद है, ख़ुद मुख्तार है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें कंस्ट्रक्टिव बात करनी चाहिए। सर, ये जरा मंदोखेल साहब कह रहे हैं 21 की बजाय जरा जल्दी आ जाए, 90 दिन में इलेक्शन करा दें, कॉन्स्टिट्यूशनल मसला हल हो जाए, ताकि ये मसला ही हम मंदोखेल साहब की ख्वाहिशात का एहतराम करते हैं, ये बात हम उन तक पहुंचा देंगे, बल्कि पहुंच चुका होगा। और आखिर में एक बात बताऊं, हजरत अली का कौल है, जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। जिन पे मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जिनके साथ एहसानात किए हैं, उनके शर से यकीनन हम सब, हमारी पार्टी भी डसी गई है और आइंदा भी शायद डसी जाए। मसलन बस आप अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। आप पीपल्स पार्टी की बात करें, नहीं, पीपल्स पार्टी नहीं, बहुत सारे लोग हैं। हजरत अली करमल्लाह वजहू की बात गलत नहीं, 100%, 101% ठीक है। जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। सर, ये ऐसा क्यों है कि आपने इतनी बार एहसानात किए और हर दफा आपके साथ ये मसला खड़ा हो गया? अगर आपके एहसान हम करते रहेंगे, एहसानात करते रहेंगे। मोमिन का काम है एहसान करना। नहीं, मोमिन का काम है एक सुराख से बार बार ना डसे जाना। ना, अब नहीं डसा जाएंगे ना हम, और भी। अच्छा चले, 1 मिनट क्विकली, डॉक्टर साहब मैंने कंक्लूड करना है। आदिल जी मंदोखेल साहब, जनरल बाजवा को नवाज शरीफ साहब ने लगाया, जनरल आसिम को शहबाज शरीफ साहब ने लगाया। मेरा ख्याल में उनकी तरफ इशारा है इनका। जी निहाल साहब क्विकली। मेरा किसी उनके, मैं तो सियासी लोगों की बात कर रहा हूं, मैं सियासी लोगों की बात कर रहा हूं। तो सियासी कौन है इसके बाद? क्या बीजेपी की बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं आप? पीपल्स पार्टी का नाम लिया, आप फैसला करेंगे। आदिल अब्बासी, ये आप बड़े, तो मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं तो सादगी से पूछ रहा हूँ, आप पीटीआई की बात कर रहे हैं, उन पे कोई एहसान किया है? पीपल्स पार्टी पे कोई एहसान किया है? सोनी धरती पार्टी पे कोई एहसान किया? पीएसपी पे किया? किस पे किया? जिक्र कर चुका हूँ मैं, तो बुजुर्ग हस्तियों का जिक्र कर चुका हूँ, उनके कौल कभी गलत हो नहीं सकते। नहीं, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मोमिन वाली बात पे मैंने आपकी करेक्शन की कि वो एक सुराख से बार बार नहीं डसा जाता। आपने कहा मोमिन है, बार बार जो है वो होते रहेंगे। ठीक है सर, 30 सेकंड क्विकली डॉक्टर साहब। हर बार दूसरे आके डसते रहे ना। मैं ये जो अभी कह रहे हैं ना कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो इसी बेसिस पे हबीब अकरम साहब ने एक प्रोग्राम किया है और वो 3 ऐसे शहर गए जो कि इनके गढ़ हैं। एक कसूर गए थे, उकाड़ा गए थे, सहीवाल, वहां पे जाके उन्होंने एक सर्वे किया है और उसमें 50 to 60% लोगों का ये कहना है कि अगर मियां नवाज शरीफ वापस आ भी जाएं तो वो लोग नहीं जीतने लगे। ये इन्हीं के वोटर्स, इन्हीं के सपोर्टर्स ओवर 50% ये कह रहे हैं। निहाल हाशमी साहब और मंदोखेल साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। यहाँ लेंगे ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खावर वानिका साहब की गिरफ्तारी पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका को कल शाम मुल्क से फरार होने की कोशिश करने पर गिरफ्तार करके एंटी करप्शन के हवाले कर दिया गया है। आज सिविल अदालत ने उनका 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया है। खावर मानिका पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने कब्रिस्तान की ज़मीन पर शादी हॉल और दुकानें तामीर की, जिससे करोड़ों रुपए का फ़ायदा उठाया। इसके अलावा बुशरा बीबी के बच्चों और भाई के खिलाफ भी करोड़ों रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम सामने आया है। ये क्या मामला है, सारे इस तमाम इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हम टीवी के एडिटर हम इन्वेस्टिगेशन जाहिद गिशकोरी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। गिशकोरी साहब, मुझे बताइए कि ये तामीरात कब हुई थी, किसकी मिली भगत से ये सारा काम हुआ है, और ये इनकी पूरी फैमिली के इसके अंदर नाम आ रहे हैं, ये सारा केस क्या है और इसमें अब होने क्या जा रहा है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन तो अगले स्टेज पर चली गई है। जब मैं आपके प्रोग्राम में बैठा हुआ हूँ तो खावर मानिका साहब की साहबजादी का भी वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए, जो कि एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब ने किए हैं। बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ केसेस हैं जो पूरी फैमिली को उन्होंने अपने इन्वेस्टिगेशन का महवर बनाया हुआ है, जिसमें खावर मानिका हैं, उनके 2 बेटे हैं। एक बेटा मुल्क से बाहर उनका ये दावा है कि फ़रार हो गया है, दूसरा बेटा इस्लामाबाद में है, वो छापे मारे हैं। उनकी साहबजादी का भी वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं और उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन भी शुरू की है। और साथ इन्वेस्टिगेशन को मिला दिया है बुशरा बीबी से, जो कि उनकी साबिक अहलिया हैं, कि उन्होंने घर में वहाँ पर काम करवाए हैं अपने इलाके में, जिससे कौमी ख़जाने को नुकसान हुआ है 2.5 करोड़ से ज़ायद का। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और इस इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ उनके जो भाई हैं बुशरा बीबी के, अहमद मुजतबा, उनकी भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। तो इन्वेस्टिगेशन का जो अहाता है उसको बढ़ाया गया है ब्रॉडर, और अभी जो उनके असासे चेक किए जा रहे हैं और पाकिस्तान इंटरपोल को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। एंटी करप्शन ने वो रेड वारंट इशू करवाने की कोशिश की है कि उनके बेटे को मुल्क में वापस बुलाया जाए। उनको गिरफ़्तार किया हुआ है, आपको पता है, रिमांड पे कर दिया गया। बुनियादी तौर पर इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि औकाफ डिपार्टमेंट की ज़मीन है पहले केस में, जिसमें फरीद मानिका साहब हैं, उन्होंने। और ये कौन से ईयर में सारा कुछ हुआ? ये बुनियादी तौर पर तो बहुत पहले हुआ है। जो औकाफ डिपार्टमेंट की ज़मीन है वो कई साल पहले की थी, लेकिन जो एक मॉडल विलेज डिक्लेयर करवाया गया है बुशरा बीबी की तरफ से, ये बताया जा रहा है यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट में जो हमारे पास है, उससे तो यही लगता है कि जब पिछली हुकूमत तहरीक इंसाफ की थी उसको मॉडल विलेज करार दिया गया, पैसा लिया गया, मनपसंद के कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, वहाँ से मिली भगत करके करोड़ों रुपए का इन पर इल्ज़ाम है कि पैसा खाया गया है। और इसी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए इन्वेस्टिगेटर ये भी कहते हैं कि शायद फरागोगी का भी एक लिंक है इन कॉन्ट्रैक्ट के साथ। अब देखना होगा कि वो एस्टेब्लिश होता है नहीं होता है, लेकिन खावर मानिका की पूरी फैमिली इस वक्त अंडर इन्वेस्टिगेशन है। उनकी जो साहबजादी हैं वो उनकी शादी हो चुकी हुई है, फिर भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया हुआ है उन्होंने। उनका रोल कितना है यहाँ पर ये बताया गया कि अरेस्ट वारंट भी जो आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी थोड़ी देर नज़र आएंगे, गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब ने। और आगे देखना होगा, ये सारे वो क्लेम्स हैं कि क्या ये वाकई ऐसा है, क्योंकि खावर मानिका तो सरकार के मुलाजिम भी थे, वो एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की जुरिसडिक्शन में वैसे भी आते हैं, उन पर पहले भी कुछ इस तरह के इल्ज़ामात रहे हैं। अब ये सारा इन तमाम इश्यूज़ को अगर आप केसेस को देख रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि इनका बुशरा बीबी के साथ कोई लिंक जुड़ता है? उन्होंने लिंक जोड़ा हुआ है खुद से। ये जो एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट का डॉक्यूमेंट है वो ये कह रहा है कि इन्होंने अपने गांव में उसको मॉडल विलेज करार दिया है और वहाँ पर सोलर सिस्टम लगवाए हैं सरकार के खर्चे से, टफ टाइलिंग और दूसरे मंसूबे करवाए थे, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल इसी फैमिली के घर को और इलाके के दूसरे लोगों को। आपको ये केसेस कितने मजबूत दिखाई देते हैं? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? देखिए, इस तरह के केसेस एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब ने बहुत सारे बनाए हैं, उसका हासिल निकाल इतना कोई खातिर खा नज़र नहीं आया माजी में भी। और इन केसेस में बुशरा बीबी का क्या ताल्लुक़ इससे जुड़ता है, मेरी ख्याल में बहुत मुश्किल होगा एविडेंस लाना, कंक्रीट एविडेंस। अगरचे उनके खिलाफ भी FIR और सारी नॉमिनेशन हो चुकी है, ठीक है, उन्होंने ज़मानत ली हुई है, तो बहुत मुश्किल होगा ये केस साबित करना बुशरा बीबी के लेवल तक। बाकी उनके बच्चों तक क्या होता है वो तो इन्वेस्टिगेशन में आगे जाकर पता चलेगा। थैंक यू सो मच जाहिद गिशकोरी साहब, हमारे साथ आपने प्रोग्राम देखा। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।